हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा टॉपिक थोड़ा आगे लेके जाने वाले हैं, जिसमें कल तक हम बात कर रहे थे कि जो वोटर फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हमने अच्छे से देखा था। तो एक बार एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी लास्ट क्लास रही थी। तो हम कह रहे थे कि पानी पानी का मूवमेंट किधर से किधर होता है, ये देखने के लिए हमने सबसे पहले जाना था कि पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। लेकिन इफ वी ऐड अबाउट अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, तो हम उसमें एक ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखते हैं जिसके आर पार पानी को मूव करना होता है। तो हमने ऑस्मोसिस के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे भी पढ़ा था कि अगर हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो ऑस्मोसिस में रुकाव पैदा होता है, यानी वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस होने से रोकता है तो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इससे हम एक चीज साबित कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस होगा कम से ज्यादा की ओर। इज दैट क्लियर? आगे हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर की। डिफ्यूजन प्रेशर वही जो डिफ्यूजन कराने में हेल्प करता है। डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, और ऐसा प्रेशर जो इस प्रोसेस को प्रोपेगेट कराने में हेल्प करता है वो कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर। अगला, अगर हम टर्गर प्रेशर की बात कर रहे थे तो टर्गर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर था जिसमें हमारी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करती है जब वो फूलती है। तो फूलने के साथ जो प्रेशर सेल वॉल पर डाला जाता है वो क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर। वॉल प्रेशर एक उत्तर होता है टर्गर प्रेशर का जब जब सेल फूलती है और सेल वॉल पर एक प्रेशर जनरेट करती है, तो सेल वॉल को भी उसके ऊपर एक उल्टा प्रेशर जनरेट करना होता है ताकि सेल फटे ना। तो ऐसा प्रेशर वॉल प्रेशर कहलाता है। और डीपीडी की बात कर रहे थे हम कि भाई अगर हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स में कमी आती है एक साइड के वाटर मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी। जैसे 100% था, उसमें क्या हो गया, जब एक मॉलिक्यूल NaCl का ऐड किया तो 90 मॉलिक्यूल बचे, यानी अब कितनी परसेंट हो गई, 90% हो गई। तो अब वाटर मूव तो कर रहा है लेकिन कम गति से मूव करेगा। कम गति से मूव करेगा तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर तो घटेगा, लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी तो हो ही रही है तो डीपीडी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डीपीडी किससे किसकी तरफ मूव करेगा। अगर वाटर मूवमेंट देखें, वाटर मूवमेंट, तो वाटर मूव करेगा एक तरफ जिस तरफ डीपीडी क्या हो, कम हो, और उससे दूसरी तरफ जहां डीपीडी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है। सेम डीपीडी को हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। इस तरीके से हमारी लास्ट क्लास रही थी। और लास्ट क्लास में हमने एक ही चार्ट पढ़ा था जिसमें हमने रिलेशन देखा था कि एक सेल, ये जो सेल है, ये सेल जब फूलती है, जब ये सेल फूलने वाली है धीरे 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 धीरे, तो फूलने के साथ साथ इसके अंदर डीपीडी में कमी आ रही है। यानी अगर एक पिचकी हुई सेल को फुलाने में हेल्प करता है डीपीडी का कम होना, यानी डीपीडी क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। और साथ में टर्गर प्रेशर क्या बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे एक ओस्मोटिक प्रेशर और आता है कि ओस्मोटिक प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ये क्विक रिवीजन होगा, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला, लेकिन हमें हमारा आज का टॉपिक देखना है। इसमें हम कहते हैं कि पानी को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट की रूट्स के द्वारा। तो हमें पढ़ना है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स। तो थोड़ा बहुत हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर एक पौधा है और पौधे का कौन सा क्षेत्र होता है जो पानी को अपटेक कराने में हेल्प करता है या पानी को पौधे के अंदर एंट्री कराने में हेल्प करता है, तो हमें पता है कि पानी पौधे के नीचे वाले भाग से एंट्री करता है और नीचे वाले भाग में भी किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा।
यानी रूट पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, बेसिक चीज है फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर रूट को भी हम डिटेल में पढ़ें तो रूट का भी कौन सा भाग हो जो पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इस एक डायग्राम की सहायता से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए ये रूट है, ये रूट के अंदर ये रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं, देखो ये नीचे निकल रहे हैं। वास्तव में ये रूट हेयर्स ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं पूरी रूट की बजाय। अगर ये एक रूट का हिस्सा है, इस रूट के हिस्से में ये एक रूट है, ये रूट का क्या निकला हुआ है, रूट हेयर जमीन के अंदर धसी हुई है, इसके आसपास हवा है, पानी है। तो ये पानी इसी के माध्यम से एंट्री करता है प्लांट के अंदर और फिर आगे जाके पूरे पौधे में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो हमें यही देखना है कि ये किस तरीके से इसके अंदर एंट्री करता होगा। तो देखो एक बार मान लो इसको, ये जो रूट हेयर्स है इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है। जैसे ये रूट हेयर है एक, ये रूट हेयर के ये वाला भाग मेम्ब्रेन टाइप है, जिसके बाहर वाटर प्रेजेंट है और इस वाटर को हमें प्लांट के सर्वाइवल के लिए इसके अंदर पहुंचाना है। तो हमें ये देखना होगा कि ये प्रोसेस क्या होती है और किस प्रकार से रूट हेयर्स के अंदर ये पानी पहुंच जाता है। तो हमें पता होगा कि पानी का मूवमेंट होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर। तो क्या ये सिद्धांत इसमें लग रहा होगा? सामान्य तौर पे पानी बाहर ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा और रूट के अंदर कम मात्रा में पाया जाएगा, तो इजीली इसके आर पार होते हुए इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। और आपसे एक सवाल भी रहता है कि क्या मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट करने में? मतलब कि क्या मेम्ब्रेन इतनी कैपेबल होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर से जाने दे सकती है, कि एक सेल के अंदर पानी को एंट्री करने दे सकती है? तो इसका आंसर होता है यस। मेम्ब्रेन के आर पार पानी के मॉलिक्यूल जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते मेम्ब्रेन के एक तरफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए ज्यादा और दूसरी तरफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए कम। तो इसके लिए हम दो तीन तरीके पढ़ते हैं, केवल एक यही तरीका नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि वाटर मूव कर रहा होगा। तो वाटर के मूवमेंट के लिए कुछ हम टाइप्स पढ़ते हैं कि हाउ वाटर मूव टू वन साइड टू अनदर साइड। तो हम कह सकते हैं कि वाटर मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, या वाटर ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है। नंबर एक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सक्रिय परिवहन। नंबर दो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक वास्तविकता में अब से शुरू होने वाला है कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि पानी का मूवमेंट किस तरीके से होता है और पानी के मूवमेंट के जो दो प्रकार मैंने लिखे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें एक्टिव का मतलब हिंदी में रहता है सक्रिय। तो सक्रिय और इसका मतलब होता है निष्क्रिय। देखिए कैसे रहेगा, मान लो जो कारक पानी को एब्जॉर्ब कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो नीचे ही मौजूद हो, ये जो भाग है रूट का यहीं पे वो कारक मौजूद हो, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। लेकिन अगर पानी को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कारक और कहीं पे
और कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो पैसिव या इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो इसको अगर थोड़ा सा और समझेंगे तब पता लगेगा कि ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। बेसिकली हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी दो हिस्सों में आगे पढ़ सकते हैं। एक ओस्मोटिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, ओस्मोसिस 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 लिविंग सिस्टम में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के वाटर। तो ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो वास्तव में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो पहला प्रकार है, उप प्रकार है, ओस्मोटिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो एक इसका दूसरा प्रकार आता है नॉन ओस्मोटिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें ओस्मोसिस का योगदान नहीं रहने वाला। इस तरीके से तो हमें एक एक को पढ़ना है। हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो जिस जगह पे ओस्मोसिस हो रहा है वहां पे अगर सक्रिय रूप से कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्या किसके अंदर आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। चलो हम इसका भी पहला पढ़ते हैं, ओस्मोटिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए मान लीजिए ये एक रूट हेयर है, पानी का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, रूट हेयर। इसी जगह पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने वाला है क्योंकि ये वही साइट है जहां पे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसी साइट के ऊपर ओस्मोसिस होने लगेगा। कैसे होगा, हमने पढ़ा है कि ओस्मोसिस कैसे होता है। अगर मान लो वाटर कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा है और अंदर की तरफ कम है तो पानी अंदर मूव कर जाएगा। इसके बाहर जो ये मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार पानी आराम से जा सकता है। ठीक है, अब जब ये बात हो गई हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ओस्मोटिक प्रकार की कि भाई ओस्मोसिस इस तरीके से होता है। अच्छा, बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब वाटर कंसंट्रेशन बाहर कम हो और वाटर कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो, तो पानी तो मूव नहीं कर पाएगा। मान लो कई बार बाहर सोल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाए, मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो जाए, किसके कंपेयर में, अंदर के जो मटेरियल है उनके कंपेयर में, तो यहाँ पे अपेक्षाकृत सोल्ट और मिनरल कम होंगे। जब हम एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकालेंगे तो बाहर वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, और अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो नियम तो ये कहता है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो हाई से लो की तरफ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जब हम इसकी स्टडी करेंगे कि मान लो ऐसा कोई एरिया हो जहां पे वाटर के आसपास रूट हेयर के आसपास वाटर कम हो, वाटर कंसंट्रेशन कम हो, फिर भी पानी अंदर की ओर एंट्री कर रहा होगा, तो ऐसा क्यों है कि इस स्थिति में भी पानी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। ओस्मोसिस तो नहीं हो रहा, ओपोजिट हो रहा है टू ओस्मोटिक डायरेक्शन, लेकिन नियम तो उल्टा कहता है। तो इसमें अगर कोई भी चीज धारा के विरुद्ध हो रही है तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। सोचो पानी को तो बाहर जाना है लेकिन पानी अंदर आ रहा है तो वो प्रेशर के साथ अंदर आएगा, वो एक एनर्जी कंजप्शन के साथ अंदर आएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ पे लगे, तो देखने को मिलता है कि ऐसी कुछ एनर्जी रेस्पायरेशन जैसी प्रोसेस से मिलती होगी। जब रेस्पायरेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये एटीपी हेल्प करती है पानी को अंदर आने के लिए। और कुछ एक्सपेरिमेंट लगाए गए हैं कि जिस सेल में रेस्पायरेशन ज्यादा होता है उस सेल में ऐसा नॉन ओस्मोटिक वाटर ट्रांसपोर्ट ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये कोशिकाएं तो हैं, ये कोशिकाएं हैं, तो इन कोशिकाओं में रेस्पिरेशन भी होगा। हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कर जाता है और इससे एटीपी बनती है। इन सेल्स के अंदर तो ये प्रक्रिया हो रही होगी, एटीपी बनती है, तो एटीपी हेल्प किसमें करेगी, वाटर को धारा के विरुद्ध काम करने में, वाटर को
बाहर कम कंसंट्रेशन होने की वजह से भी अंदर लेने में कौन काम करेगा? एनर्जी। और एनर्जी किस रूप में? एटीपी रूप में। और कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन में। तो इस प्रकार से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं तो दो प्रकार पढ़ते हैं उनके, कि ओस्मोटिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें ओस्मोसिस होता है सामान्य, नॉन ओस्मोटिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी की नीड होती है जो रेस्पिरेशन जैसी मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमें मिल जाती है। अब हम इसका दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, पेसिव ट्रांसपोर्ट। तो पेसिव ट्रांसपोर्ट में सामान्यतः क्या होता है कि जो कारक पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कारक रूट हेयर्स में या रूट वाले जोन में मौजूद नहीं होते, वो कहीं और होते हैं। और कहीं और कहाँ पे? वो मौजूद होते हैं प्लांट के एरियल पार्ट में। एरियल पार्ट जो जमीन के ऊपर होता है, ये जमीन है, अर्थ सरफेस है, और ये इसका रूट वाला पोर्शन है। लेकिन हमें एरियल पोर्शन में ऐसे फैक्टर मिल रहे हैं जो पानी को क्या करा रहे हैं? अपटेक करा रहे हैं। हमें पता होगा कि हमारी नेचर में बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं। प्लांट की ऊंचाई 50 मीटर तक भी ऑब्जर्व करी गई है, 50 से भी ज्यादा, मोर देन 50 मीटर्स। तो पानी तो अगर बहुत लंबे पौधे हैं, मान लो ये बहुत लंबा पौधा है, इसमें नीचे से पानी जा रहा है और जाके इस शीर्ष भाग तक पहुंचने वाला है, इतनी ऊंचाई तक ट्रेवल करेगा पानी। तो इतनी ऊंचाई तक ट्रेवल कराने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होगी। हम अगर घर में देखते होंगे कि एक मोटर होती है, मोटर में मान लो ये कोई मोटर है, ये मोटर को पानी पहुंचाना है बिल्डिंग के बहुत ऊपर, तो हाई एनर्जी वाली मोटर चाहिए होगी, हाई वोल्ट वाली एनर्जी चाहिए होगी, हाई हॉर्स पावर वाली मोटर चाहिए होगी। सीधी सी बात है ना। अगर छोटी मोटर लगाते हैं तो इतनी ऊंचाई पर पानी नहीं पहुंच सकता। तो सोचो, पौधे तो कई कई बिल्डिंग, कई कई मंजिला ऊंची हाइट रखते हैं, ऐसे पौधे भी नेचर में पाए जाएंगे। अगर आप में से कोई हिमाचल प्रदेश साइड, उत्तराखंड साइड में विजिट किया होगा किसी ने, तो उसको पता होगा कि बहुत लंबे लंबे पौधे होते हैं वहां पे। तो जैसे बड़ का पेड़ कितना लंबा होता है, देखा होगा आसपास। तो पानी इतनी ऊपर कैसे पहुंच पाता है? तो देखो, वो पानी एक प्रेशर के कारण पहुंचता है। उसको ऊपर लेने के लिए एक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो प्रेशर क्या, कौन सा होता है और कहाँ लगता है? वो प्रेशर लगता है प्लांट के ऊपर वाले भाग में लगी हुई पत्तियों में, इवन सभी पत्तियों में। पत्ती के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, हमने सब ने पढ़ा होगा। और स्टोमेटा से क्या लॉस होता है? H2O का। और स्टोमेटा से पानी निकलता है, तो ये प्रोसेस होती है ट्रांसपायरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस के जरिए पानी ऊपर से निकलेगा। सोचो, यहां से पानी ऐसे जा रहा था, मतलब एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, ऐसे गमन कर करके पत्ती तक पहुंचा होगा, और पत्ती से पानी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कमी होगी पानी की। इसको पूर्ति करने के लिए यहाँ पे पानी ट्रांसफर कर दिया गया, तो ऐसे धीरे धीरे ट्रांसफर होता गया। तो यहाँ लास्ट में जाके रूट हेयर्स में एक प्रेशर जनरेट होता है। ऊपर पानी की कमी होने के कारण रूट प्रेशर में एक पानी प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से पानी सक कर लिया जाता है जमीन से रूट हेयर्स के द्वारा। तो भले ही रूट हेयर्स ने सक किया हो पानी को, लेकिन उसका कारण कहाँ पे मौजूद है? ऊपर जाके जो पत्तियां मौजूद थी, जिन पत्तियों ने पानी को वाष्पोत्सर्जन के रूप में, वाष्प के स्वरूप में नेचर में निकाल दिया था, वहां से जनरेट प्रेशर की वजह से नीचे से पानी एब्जॉर्ब हुआ है। तो ऐसा पेसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ये कार्य काम होता है। तो सोचो क्या हुआ होगा इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस के अंदर, मान लो इसको थोड़ा बड़ा करूं, दोबारा बनाता हूं कि ऊपर तक पानी कैसे गया होगा। ऊपर तक पानी जाने में रेस्पॉन्सिबल होती हैं कोशिकाएं, और कोशिकाओं का एक जाल, एक नेटवर्क, जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। सोचो यहाँ पे
रूट हेयर्स है एक, इसको एक रूट हेयर्स मान लेते हैं, और इससे जुड़ी हुई है कोशिकाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इससे जुड़ी हुई है पत्ती, पत्ती में लगे हुए हैं स्टोमेटा। ठीक है, पानी बाहर हाई कंसंट्रेशन में है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। इस कंडीशन में यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो इस स्थिति में